सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को मंजू द्विवेदी और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। रेणु जी, हमारी जो राय होती है, हमारी जो सोच होती है, हमारा सोचने का तरीका है, कई बार क्या होता है कि हम उससे चिपक कर रह जाते हैं। मतलब शुरू में ही इतना गंभीर विचार, मतलब क्या है, क्या अच्छा, सोच कर आ रही है? चलिए हम थोड़ा सा हल्का फुल्का कर देते हैं। जैसे प्रकृति होती है, हाँ। प्रकृति हमें कितनी बातें सिखाती है। हाँ। और जो सबसे मुख्य बात उसमें होती है कि कई सारे जो पेड़ होते हैं ना, एकदम तन कर अकड़ करके खड़े रहते हैं, लेकिन कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो हवा जब आती है, बहुत तेज चलती है, तो वो झुक जाते हैं, लचीले हो जाते हैं। तो यहाँ हमारा कहने का मतलब ये है कि जब तेज हवा हो तो झुक जाने में ही समझदारी होती है। और कार्यक्रम अगर शुरू हो तो शुरू में थोड़ा सा कार्यक्रम के बारे में भी बता देना बेहतर रहता है। तो इस पर हम बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे, यानी कि राय और सोच में लचीलापन, जो भूमिका मंजू ने अभी बताई। श्रोताओं, तो आप समझ गए। और इसके साथ साथ मंजू, आज हम एक धारावाहिक जो चल रहा है नेत्री, वो भी लेकर हाजिर होंगे। और इसके साथ मीठे मीठे गीत आप सुनेंगे साथियों। और जो बात है ना कि लचीलेपन की, इसके लिए तो सबसे अच्छा उदाहरण जो है वो है घास। तो ये भी है, बहुत अच्छी बात है कि हम घास जो है वो कभी भी उखड़ती नहीं। हाँ। कभी भी उसको कोई भी आंधी तूफान नहीं उखाड़ पाता। हाँ। है, क्योंकि वो बहुत नरम होती है, लचीली होती है। तो ऐसा ही मनुष्य का स्वभाव भी होता है। लेकिन उससे पहले आज हम साहित्यकार अमृता प्रीतम की भी बात करेंगे, जिनके जो साहित्य है वो महिलाओं के बारे में उन्होंने खास तौर पर लिखा, और इतना दिल को छू जाने वाली या फिर महिलाओं से संबंधित इतने, वो ऐसे कहते हैं ना, टची विषय जो होते हैं, उन विषयों को उन्होंने लिया है। तो जो अमृता जी हैं वो पंजाबी भाषा की सबसे लोकप्रिय लेखिकाओं में से एक थी, और उन्हें पंजाबी भाषा की पहली कवयित्री भी माना जाता है। और उन्होंने कुल मिलाकर लगभग 100 पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें उनकी चर्चित आत्मकथा रसीदी टिकट भी शामिल है। और अमृता प्रीतम उन साहित्यकारों में से थी जिनकी कृतियों का अनेक भाषाओं में अनुवाद हुआ है। बिल्कुल। और इनका जन्म 31 अगस्त 1919 को अविभाजित भारत के गुजरांवाला पंजाब में हुआ, और बचपन बीता लाहौर में, शिक्षा भी वहीं हुई। उन्होंने किशोरावस्था से ही लिखना शुरू कर दिया था। कविता, कहानी, निबंध, सब कुछ लिखा आपने। उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं का अनेक देशी विदेशी भाषाओं में अनुवादन किया जा चुका है। 6 दशक से भी ज्यादा लंबे अपने करियर में उन्होंने साहित्य की सभी विधाओं में रचना की तथा पंजाबी और हिंदी दोनों भाषाओं में लिखा। उन्हें उनकी भावपूर्ण कविता अज अखा के वारिस शानू के लिए सबसे ज्यादा पहचान मिली। बहुत ज्यादा चर्चा में रही थी ये उनकी कविता। उनकी लंबी कविता की अगर हम बात करें श्रोताओं, तो सुनहरे के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली आप पहली महिला बनी, और बाद में 1982 में कागज ते कैनवास के लिए भारत के सर्वोच्च साहित्य पुरस्कारों में से एक, आप सब जानते हैं, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से आपको सम्मानित किया गया। इन पुस्तकों में उन्होंने देश की सभी महिलाओं के जीवन को अपने जीवन से जोड़ा। और अमृता प्रीतम के जीवन की झलकियां सबसे प्रामाणिक रूप से उनकी आत्मकथा रसीदी टिकट का मतलब होता है द रेवेन्यू स्टैम्प में मिलती है, और मूल रूप से ये पंजाबी में रचित है, जो 1976 में उनकी रचना उन्होंने की थी। और ये आत्मकथा पारंपरिक अर्थों में आत्मकथा की तरह नहीं, बल्कि सिलसिलेवार ढंग से जीवन का विवरण जिसमें किया जाता वैसा नहीं है इसमें, बल्कि कुछ अलग तरह से है ये। जी। और जिस तरह से उन्मुक्तता, स्वच्छंदता अमृता प्रीतम जी के व्यक्तित्व में था ना, ठीक कुछ उसी प्रकार की स्वच्छंदता हमें रसीदी टिकट की लेखन शैली में भी दिखाई देती है। और ये तो होता ही है कि जो लेखक होता है उसके व्यक्तित्व का प्रभाव उसकी लेखनी पर आ ही जाता है। जी। और मन की स्वच्छंद उड़ान की तरह ही यहाँ भी उन्होंने अपनी जिंदगी के उन्हीं क्षणों को दिखलाया है जहां उनका हृदय रमा था। और अमृता प्रीतम का जीवन बहुत उथल पुथल से भरा था। मात्र 11 वर्ष की उम्र में उनकी माताजी का देहांत हो गया था, और इसी वजह से उनका बचपन नितांत अकेलेपन में बीता। माँ की असमय मृत्यु ने उन्हें झकझोर दिया, और इन्हीं बातों की प्रतिक्रिया थी कि वे कविता की ओर उन्मुख हुई। बिल्कुल। और उम्र का 16वां साल, जिसको कहते हैं ना कि स्वीट 16, जिसमें कि प्रेम की कोमल कविताएं लिखने के लिए उन्हें प्रेरित कर दिया। पर इस प्रेम की अभिव्यक्ति अभी भी दबी हुई थी, और उनके पिता के कठोर अनुशासन तले भी न जाने कितनी प्रेम कविताएं लिख लिख कर
उन्होंने पन्ने फाड़ दिया, फेंक दिया, ये सब उनके विद्रोही मन की अभिव्यक्ति थी एक तरह से। बिल्कुल। और अमृता जी के लिए लेखन व्यक्तित्व की स्वायत्तता का मसला था। वो जीवन पर्यंत लिखती रही। उनकी रचनाओं का स्वर समय समय पर बदलता रहा है। उनकी कविताओं में लोक संस्कृति का तत्व भी घुला मिला था। आगे चलकर प्रगतिवादी आंदोलन के सानिध्य में आने पर इसकी छाप भी उनके लेखन में देखने को मिली। अमृता प्रीतम जी की रचना शक्ति का एक और महत्वपूर्ण पड़ाव कागज ते कैनवास 1970 में आया, और इस काव्य संग्रह में अमृता जी पुरानी काव्यात्मकता को कहीं छोड़ती हुई दिखाई देती हैं। कहीं भी कोई तुकबंदी नहीं है, और कहीं भी वो इस तरीके का भारी भरकम शब्दों का, फूलों का जाल नहीं उन्होंने बिछाया है। बिल्कुल। और ये जो पुस्तक उन्होंने लिखी है, वो पंजाबी के शीर्षस्थ कवियों और कथाकारों में गणनीय अमृता प्रीतम जी की सृजन प्रतिभा को नारी सुलभ कोमलता और संवेदनशीलता के साथ साथ मर्म भेदिनी कला दृष्टि का सहज वरदान उन्हें प्राप्त है। और उनके रचनाकार की ये विशिष्टता उन्हें एक ऐसा व्यक्तित्व प्रदान करती है जो तटस्थ भी है और आत्मीय भी। निजता की भावना से उनकी कृतियां सराबोर है। ऐसी ही ये जो कागज ते कैनवास है, ये है। वर्ष 1980-81 के भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कागज और कैनवास में अमृता जी की उत्तरकालीन प्रतिनिधि कविताएं संग्रहित हैं। ढेर सारी उनकी कविताएं हैं। प्रेम और यौवन के धूप छाह जो रंग है वो भी दिखाई देते हैं। एक अतृप्त सा रस है जो इसमें घुला हुआ है, और वहीं उच्छल काव्य बदिरा का आस्वाद भी अपने पाठकों को उन्होंने करवाया है। लेखनी उनकी बखूबी चली है, और इन कविताओं तक आते आते पर्याप्त सब कुछ उनका संयमित सा हो गया था। और फिर सामाजिक यथार्थ के शिलाखंडों से टकराते युग मानव की व्यथा कथा ही यहाँ विशेष रूप से मुखरित है। ये सब कुछ बहुत उन्होंने दिल से लिखा है। आधुनिक यंत्र युग की देन मनुष्य के आंतरिक सूनेपन को भी अमृता जी ने बहुत सघनता के साथ चित्रित किया है। और देवनागरी लिपि में मुद्रित मूल पंजाबी कविताओं के साथ उनका हिंदी रूपांतर पाठकों को उनके मर्म तक बैठने में सहायक होगा। इस आशा के साथ ही जो है उन्होंने अपने शब्दों को वाणी दी है। लेकिन जो बेबाक उनकी लेखनी चली है उसका तो क्या कहना। और इस तरह से उन्होंने एक छाप अपनी छोड़ी समाज के ऊपर, अपने मन की बात कही, और जो संघर्ष है और जो उनके दर्द है वो सब सामने आया उनकी लेखनी के माध्यम से। तो हम उन्हें याद करते हैं, और उनकी सारी रचनाओं को तो पढ़ना बड़ा मुश्किल है। लेकिन एक छोटी रचना है उनकी, चलिए वो हम पढ़ देते हैं। साल मुबारक, ये इनकी रचना है कि जैसे सोच की कंघी में से एक दंदा टूट गया, जैसे समझ के कुर्ते का एक चिथड़ा उड़ गया, जैसे आस्था की आंखों में एक तिनका चुभ गया, नींद ने जैसे अपने हाथों में सपने का जलता कोयला पकड़ लिया, नया साल कुछ ऐसे आया। क्या बात है, क्या बात है। एक अक्षर बुझ गया, जैसे विश्वास के कागज पर स्याही गिर गई, जैसे समय के होठों से एक गहरी सांस निकल गई, और आदमजात की आंखों में जैसे एक आंसू भर आया। नया साल कुछ ऐसे आया, जैसे इश्क की जबान पर एक छाला उठाया, सभ्यता की बाहों में से एक चूड़ी टूट गई, इतिहास की अंगूठी में से एक नीलम गिर गया, जैसे धरती से आसमान का एक बड़ा उदास सा खत पढ़ा। नया साल कुछ ऐसे आया। क्या बात है रेणु जी, ये शब्द जैसे सीधे दिल को छू जाने वाले हैं, और ये जो लाइनें हैं सचमुच हमारे दिल को छूती है। इसी तरह से उनकी एक और कविता है, एक मुलाकात। स्वागत। और इसके जो शब्द हैं वो भी बड़े सुंदर हैं कि मैं चुप शांत और अडोल खड़ी थी, सिर्फ पास बहते समुद्र में तूफान था, फिर समुद्र को खुदा जाने क्या ख्याल आया। उसने तूफान की एक पोटली से बांधी और मेरे हाथों में थमाई, और हंसकर कुछ दूर हो गया। हैरान थी पर उसका चमत्कार ले लिया। पता था कि इस प्रकार की घटना कभी सदियों में होती है। लाखों ख्याल आए, माथे में झिलमिलाए, पर खड़ी रह गई कि उसको उठाकर अब अपने शहर में कैसे जाऊंगी। क्या बात है, क्या बात है। बहुत सुंदर लिखती हैं आप। मतलब मंजू, ऐसा नहीं लगता कि पढ़ते ही रहें पढ़ते ही रहें। बिल्कुल। मेरे शहर की हर गली, मेरे शहर की हर गली सकरी, मेरे शहर की हर छत नीची, मेरे शहर की हर दीवार चुगली। सोचा कि अगर तू कहीं मिले तो समंदर की तरह इसे छाती पर रखकर हम दो किनारों की तरह हंस सकते थे, और नीची छतों और सकरी गलियों के शहर में बस सकते थे। पर सारी दोपहर तुझे ढूंढते बीती, और अपनी आँख का मैंने आप ही घूंट पिया। मैंने खुद ही घूंट पिया। क्या बात है।
तो ये तो जो शब्द जो तुमने कहा ना कि दिल तक पहुंच रहे हैं, तो एक गीत भी हम ऐसा कुछ सुनवा दें, शायद हमारे श्रोताओं के दिल तक पहुंचे। हमारी कोशिश तो ऐसी बिल्कुल है। उनकी ही कृति है एक पिंजर, जिस पर फिल्म बनी है। जी तो चलिए उसी फिल्म का हम गाना सुनते हैं यहाँ बिल्कुल। पर।
महिलाएं किसी भी समाज का स्तंभ होती है। हमारे आसपास महिलाएं, बेटियां, सहयोगी और अन्य कई भूमिकाओं को बड़ी कुशलता से निभाती है। लेकिन आज भी दुनिया के कई हिस्सों में समाज उनकी भूमिका और उनके बलिदान को नजरअंदाज करता आया है। इन सब चुनौतियों के बावजूद भी वो इसका डटकर सामना करती है और सफलता की बुलंदियों को छूती है। इन्हीं सब चुनौतियों भरी कहानी पर आधारित है हमारा शो नेत्री, महिला सांसद और उनकी कहानियां। नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास प्रोग्राम नेत्री, महिला सांसद और उनकी कहानियां। मैं हूं शाइना एनसी और आज हमारे साथ मौजूद है चिंता अनुराधा जी, जो कि आंध्र प्रदेश के अमलापुरम से लोकसभा सांसद है। बहुत स्वागत है आपका। और चर्चा शुरू करने से पहले आपको इनकी जीवन के सफर की छोटी सी झलक। आंध्र प्रदेश का पश्चिम गोदावरी जिले का एक छोटा सा गांव मारतेरू। इसी गांव में एक दंपत्ति श्री चिंता कृष्णमूर्ति और श्रीमती चिंता विजया भारती के घर 18 अक्टूबर 1972 को एक बेटी ने जन्म लिया और नाम रखा गया चिंता अनुराधा। पिता समाज सेवी थे, तो वही संस्कार बेटी को भी मिले। जैसे जैसे बच्ची बड़ी होती गई, अपने पिता के पदचिन्हों पर चलकर समाज सेवा में लग गई। अगर हम चिंता अनुराधा की शिक्षा की बात करें तो इन्होंने सेंट एन्स हाई स्कूल हैदराबाद से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की और उस्मानिया विश्वविद्यालय से बीए किया। पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने फैसला किया कि ये अब पूरी तरह से समाज सेवा में ही जीवन लगाएंगी। इनकी निजी जिंदगी की तरफ नजर डालें तो इनकी शादी 22 नवंबर 1991 को श्री TSN मूर्ति से हुई। चिंता अनुराधा और TSN मूर्ति के परिवार में एक बेटा और 2 बेटियां हैं। चिंता अनुराधा का राजनीति से परिचय तो बचपन से ही हो गया था, लेकिन दुर्भाग्यवश पिता का देहांत हो गया, जिसके बाद चिंता अनुराधा ने अपने पिता की याद में चिंता कृष्णमूर्ति फाउंडेशन के नाम से मानव सेवा के लिए एक NGO की स्थापना की। समाज सेवा के लिए चिंता अनुराधा को महिला रत्न पुरस्कार और भारत महिला शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। चिंता अनुराधा साल 2018 में YSR कांग्रेस पार्टी में औपचारिक तौर पर शामिल हो गयी और पार्टी प्रमुख श्री YS जगनमोहन रेड्डी की उपस्थिति में उन्हें अमलापुरम लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के समन्वयक के रूप में नियुक्त किया गया। 2019 के 17वें लोकसभा चुनाव में वो अमलापुरम सीट से उम्मीदवार बनी और चुनाव जीतकर संसद पहुंची। आइए चर्चा शुरू करते हैं और जानते हैं कि चिंता अनुराधा से उनकी जीवन की कुछ दिलचस्प बातें। चिंता जी, स्वागत है आपका नेत्री में। जी, थैंक यू। और आप दक्षिण से आते हैं, आंध्र प्रदेश में एक कंस्टिट्यूएंसी जो बहुत ही प्रसिद्ध माना जाता है। वहां स्पीकर भी लड़के जीत चुके हैं, बहुत सारे दिग्गज नेता, और आप एक हाउसवाइफ टर्न्ड पॉलिटिशियन, ये कहना सही होगा या गलत? जी, सही है। तो आप एक हाउसवाइफ है और राजनीति में ये दिलचस्पी कैसा? राजनीति में जैसे कि शुरू से मैं नहीं थी, तो मेरे पापा राजनीति में थे और उनकी सडन डेथ होने के कारण और हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जी ने मेरे फैमिली से किसी एक को, जैसे कि मेरे और 2 भाई हैं, तो उन्होंने सोचा कि अमलापुरम कॉन्स्टिट्यूएंसी से अगर एक विमेन लड़ेगी तो शायद अच्छा होगा। तो उनका भी जैसे कि लेडीज़ के लिए, जैसे कि विमेन एम्पावरमेंट में ज़्यादा दिल रखते हैं और इसी वजह से उन्होंने मुझे चुना और वहाँ से कंटेस्ट करने के लिए मेरा नाम चुना गया। तो ये क्या कहना सही होगा कि ये लक बाय चांस था कि 2 भाई एक बहन, किसी को भी टिकट मिल सकता था और आपको मिला सिर्फ क्योंकि आप एक महिला उम्मीदवार हैं, या एक परिवार से आते हैं, या कोई एंटाइटलमेंट है, या चिंता अनुराधा को कुछ कर दिखाना था? जी, पहली बात है जैसे कि मेरे फादर की वजह से, जैसे कि वो ऑलरेडी रह चुके हैं उधर, तो उनके और हमारे CM सर के जो बीच का अनुबंध था तो अलग था।
तो इसी की वजह से जब उनकी डेथ हुई तो उन्होंने हमारे फैमिली में प्रेफर किया। फिर बाद में शायद उन्होंने कुछ कैलकुलेशंस होंगे उनके भी पार्टी की तरफ से, तो उन्होंने मेरा नाम चुना, बस इतना ही था, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। मोदी वेव के बावजूद आप 40,000 वोटों से जीत के आई, और पढ़ा है, सुना है कि इलेक्शन के दरमियान आप पीछे भी हटना चाह रही थी। तो आज जब आप देखते हैं तो आपको क्या लगता है, ये निर्णय सही था? आप आपके महिलाओं के जिंदगी में परिवर्तन ला सके हैं, या फिर क्योंकि एक ग्रामीण क्षेत्र है, पूरा रूरल कंस्टिट्यूंसी है, आपकी कोई सोच कल्पना थी? पहली बात है कि जैसे कि जो आपने बोला कि हमें पीछे हटना वाली थी, तो वो तो गलत बात है। तो जैसे कि कोई भी अगर इलेक्शन में बिना हिचक और झिझक से आगे निकलती है तो कुछ ना कुछ तो रूमर आता ही है। तो शायद वो तो बहुत बड़ा झूठ और रूमर था। तो इसी वजह से मैंने उसका इतना ध्यान भी नहीं दिया था। जैसे कि मैं तो इलेक्शन कैंपेन में बहुत बिजी थी, और एक तरफ मैं बिजी थी और एक तरफ ये जो रूमर था कि हम लोग पीछे हट रहे थे, फिर भी मैं चुप बैठी रहती। तो मैंने भी एक प्रेस काम पे ध्यान किया। जी, उस काम पे ध्यान दे के फिर जैसे कि एक हफ्ते में तो इलेक्शन था, तो उस टाइम पे तो पीछे हटने का नाम ही नहीं होता था। आपके बचपन और आपके परवरिश के बारे में कुछ बताएं। बचपन से तो जैसे कि मैं और 2 भाई, तो हमारा एक जैसे कि न्यूक्लियर फैमिली सोचिए, बट फिर भी हम लोग जॉइंट फैमिली में से, जैसे कि मेरे डैडी के जॉब की वजह से हम लोग हैदराबाद में रहते थे। तो हम लोगों को लड़की और लड़का का जो डिफरेंस कभी भी नहीं दिखाते थे। अच्छा। तो इस बात पे तो मैं बहुत गर्व होती हूँ, जैसे कि मेरे पेरेंट्स के जैसे कि अपब्रिंगिंग पर। तो आई फील वेरी प्राउड टू बी देयर चाइल्ड। Being a girl child also, they have given me so much of freedom that I had to lead my brothers. अच्छा, ये So, बहुत बड़ी बात जी, है। they are younger to me, but still we never had the difference of a girl and a boy. तो उसके हिसाब से So तो it was equality to the fullest. जेंडर इक्वालिटी बहुत था हमारे घर में। तो आपने वाईएसआर रेड्डी के पार्टी को क्यों चुना? आपके पास अभी हाल ही में देखा जाए तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में काफी ऑप्शंस थे, टीडीपी या फिर कांग्रेस, वाईएसआर क्यों? एक्चुअली जब मेरा नाम प्रपोज हुआ था, जैसे कि मैं इलेक्शंस में जा रही थी, तो बहुत सारे पार्टी भी आए थे हम लोगों को प्रपोज करने के लिए। जैसे कि हमारे पार्टी में आइए, जैसे कि खर्चा भी नहीं होगा, जस्ट दे हैव देयर ओन फैक्टर्स। तो मेरे हिसाब से तो जैसे कि मेरे पापा 2016 में उनका डेथ हुआ था। तो 2018 में भी जैसे कि मुझे जैसे हमारे सीएम सर से खबर मिली थी कि आप लोग तैयार है कि नहीं बोल के हमें पूछा गया था। तो इसकी वजह से जब उन्होंने इतना याद रख के हमारे फैमिली को उन्होंने पूछा, तो वी हैव दैट इंडिपेंडेंस सो एंड रिस्पेक्ट। या so I thought like I should go with CM sir itself, because he has remembered us very well until so many years. So जितना वैल्यू मेरे डैडी और उनके रिलेशन को वो देते थे, तो आई थिंक गोइंग टू द अदर पार्टीज बेईमानी होगा। अच्छा, तो आप सांसद बने, जब ओथ आपने लिया, आपने ओथ हिंदी में लिया, और बहुत कम लोग हैं जो दक्षिण से आते हैं जो हिंदी में ओथ लेते हैं, अपने लोकल लैंग्वेजेस में ज़रूर लेते हैं। तो इसके पीछे क्या सोच थी? जैसे कि सांसद आप बोलते हैं, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, वी रिप्रेजेंट सेंट्रल गवर्नमेंट। तो पहले मैं सोची थी कि मैं तेलुगु में ही अपना वोट दूंगी। तो फिर बाद में सोचा कि जैसे कि मैं और मेरे हस्बैंड दोनों डिस्कस कर रहे थे कि किस लैंग्वेज में हम लोग करेंगे बोल के। तो उन्होंने बताया जैसे कि अगर आप सांसद हो, दिल्ली रिप्रेजेंट करते हो, तो इट्स बेटर यू गो विथ हिंदी। सो एज ऑफ लाइक आई हैव स्टडीड हिंदी फ्रॉम माय स्कूल डेज। सो हिंदी इज द फर्स्ट लैंग्वेज फॉर अस इन तेलंगाना। सो दैट वाज अ वेरी एडेड एडवांटेज फॉर अस, एंड सो आई हैड टू गो विथ हिंदी। निजी जिंदगी के बारे में बताएं। कहते हैं कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन, बट बिहाइंड दिस सक्सेसफुल वुमन इज देयर अ मैन? श्योर, इट्स माय हस्बैंड। अच्छा। And his name is T.S. Murthy, and he's a प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स।
ओके। या तो प्रोफेशनल हैं और आपके राजनीति में दखल अंदाज करते हैं या समर्थन? ही सपोर्ट्स मी ओके। एक्चुअली। जब तक मैं जीती थी तो उन्होंने जैसे कि प्लानिंग कैसे जाना है कैसे करना है वो सब सलाह देते थे। और एक बार जब मैं जीत के इस जगह पे आई तो देन ही सेड backed off. He said like it is now your duty, you take care of your constituency. और आपके बच्चे? मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां और 1 बेटा। ओके। और उनका समर्थन है? जी, जब मैं पॉलिटिक्स में आना चाहती थी तो आई हैड टू सिट विथ माय चिल्ड्रन। मेरे तीनों बेटे जैसे कि हमारा फैमिली गैदरिंग जो भी है स्टेशन सब लोग बैठ के लेते हैं तो हम 5 बेटे थे। मेरा बेटा 12 साल का था तो मैं उनसे उससे पूछी थी कि जैसे कि पॉलिटिक्स में जा रही हूँ तो व्हाट इज योर व्यू। देन ही सेड ही जस्ट आस्क्ड मी लाइक इज इट नेसेसरी फॉर यू टू गो इनटू पॉलिटिक्स नाउ। Then I said we started telling whatever is happening and मेरा एक ही जवाब था उसको जैसे कि ये मेरे डैडी का लास्ट विश था कि उनको कुछ बनना था कि एमपी और एमएलए व्हाटएवर इट इज। सो आई जस्ट वांटेड टू फुलफिल हिज विश। इवन माय मदर सपोर्टेड मी ऑन दिस। तो मेरी माँ का तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा रोल था जैसे कि मुझे सपोर्ट करने में। देन माय सन जब ये जो जवाब सुना था तुरंत उसने बोला तो अब जाओ मम्मी मैं घर में रहूँगा, दीदी है, शील टेक केयर ऑफ मी। तो ये तो बहुत ही खुशी की बात थी। जी। चिंता जी, आपके जो कंस्टिट्यूएंट्स की बात करें और खास तौर से जो रूरल विमेन है जो कृषि के क्षेत्र में कोकोनट फार्मिंग हो, राइस हो, आप क्या भूमिका और क्या सोच या क्या बड़ा एक लक्ष्य है कि आप उनके निजी जिंदगी में कैसे उनको आत्मनिर्भर कर सकेंगे? वैसे तो देखा जाए तो आजकल विमेन बहुत ही समझदार हो गए हैं। जैसे कि मल्टीटास्किंग और सोच जैसे कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंकिंग बहुत ज़्यादा है आजकल। जो जैसे कि पुराने के ज़माने में तो जैसे घर में बोलते हैं वही सुनते हैं या फिर जो चाहिए वही करते थे। मगर आजकल ऐसा है कि उनको सोच और काम दोनों चाहिए। तो इस प्रकार बहुत सारे महिलाएं आते हैं हमारे यहाँ तो पूछते हैं कि क्या करना चाहिए तो हम भी उनको सलाह देते हैं। जी। बीइंग ए फर्स्ट टाइमर आल्सो लाइक आई हैव बीन टेकिंग टाइम टू अंडरस्टैंड देम फर्स्ट। देन जैसे कि मेरे क्षेत्र में जो महिलाएं हैं उनको मैं क्या कर सकती हूँ पहले इसके सोच में तो बहुत सारा टाइम लग जाता है। कौन से ऐसे 3 मेन मुद्दे हैं जिसके ऊपर आपको फोकस करना है ताकि आपके कंस्टिट्यूएंट्स को फायदा हो? पहला वाला एम्प्लॉयमेंट। जैसे कि आजकल सब लोग एम्प्लॉयमेंट के बिना बहुत सारे यंगस्टर्स वैसे ही पड़े रहते हैं जैसे कि उनको। और सेकंड एजुकेशन। तो चिंता जी, आपके क्षेत्र में उद्योग यानी कि एक पावर प्लांट, कृषि और कौन से ऐसे चीज हैं जो आपको लगता है आप आपके अमलापुरम में ला सकते हैं? आपको पता है जैसे कि हमारा कोकोनट ग्रोन एरिया है तो कोकोनट बेस्ड कोई इंडस्ट्री अगर वहाँ पे आए तो हम भी बहुत खुश होंगे। तो बहुत सारे चीज़ें हैं जैसे कि आप अभी आजकल हम लोगों को पता चल रहा है जैसे कि कोकोनट जिन ऑयल, फिर कोकोनट बेस्ड बाई प्रोडक्ट्स बहुत सारे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि जैसे कि कोकोनट के जो प्रोडक्शन हो रही है उसका सही इस्तेमाल करके वाटर, ऑयल वगैरह तो उनका भी जैसे कि एम्प्लॉयमेंट जैसे कि मैंने बताया कि एम्प्लॉयमेंट तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पे। जरूरी है। तो एक तो हम लोग वहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, बचत गढ़ आपने क्रिएट किए हैं आपके क्षेत्र में? जी वो तो है। जैसे कि आपको पता है जैसे कि ड्वाक्रा ग्रुप्स तो बहुत सारे हैं वहाँ पे। तो इसके उसके बावजूद भी जैसे कि वुमेन एम्पावरमेंट के हिसाब से लेडीज को भी टाइमली वर्क भी दे सकते हैं और नौजवानों को भी वर्क मिलेगा वहाँ पे। आपने एक स्लोगन शायद कहीं दिया है कि पब्लिक सर्विस इज मोर इम्पोर्टेंट देन पर्सनल लाइफ। इसके पीछे क्या तात्पर्य है? पब्लिक सर्विस तो मेरे जैसे कि डैडी जब थे तब से ही उनको सर्विस करना आदत था। जैसे कि अगर वो काम करते थे तो भी जैसे कि कभी कभी गांव आते थे
उनके उनके हाथ में जैसे कि कुछ भी हो सके वो करते थे। तो ये सब काम तो मुझे पता नहीं था, जैसे कि जब तक मैं खुद राजनीति में ना आए। उससे पहले जैसे कि मेरे डैडी के डेथ के टाइम पे मुझे पता चला कि जैसे कि उनका काम कितना, वो कितना करते थे और पुअर सेक्शन को शायद कितना। आपने एक स्कूल भी दिया है, दान में आपने एक जगह दिया है जी जहां स्कूल बना है। जी और ऐसे आप उनके जो लेगेसी को है आगे बढ़ाते जी हुए आपने काम की। आपने कहा कि आपका फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा और बहुत सारे लोगों ने आपको आगे बढ़ाया, लेकिन भारत में आप देखें तो हर एक महिला को ये मौका भी नहीं मिलता है और ये सपोर्ट भी नहीं मिलता है। जी आप कैसे आगे बढ़े, आप गृहस्थी संभालते हुए डायरेक्ट पार्लियामेंट आ गए, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? जी। आजकल लड़कियां बहुत सोचती है कि फ्यूचर के लिए अगर इतना सोचती है, कुछ करना चाहती है, तो ज़रूर पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए। तो मैं हर पेरेंट्स को एक ही विनती करती हूँ, जैसे कि अगर लड़की पॉलिटिक्स में आना चाहती है तो आने दीजिए, कुछ करना चाहती है तो करने दीजिए। तो इतना सपोर्ट पेरेंट्स से मिलेगा तो और कुछ भी नहीं चाहिए उसको, तो वो खुद कुछ कर दिखा सकती है। चिंता अनुराधा जी के हॉबीज क्या है? जब राजनीति नहीं कर रही है, क्षेत्र में प्रचार नहीं कर रही है, तो क्या करते हैं आप? क्षेत्र में प्रचार नहीं करने का टाइम ही नहीं मिलता, जैसे कि हमारा पूरा 24/7 होता है। और कुछ भी टाइम मिला तो मैं अपना जैसे कि कोकोनट गार्डन में जाती हूँ, जहाँ मेरे मम्मी डैडी का घाट है, तो उधर जाके तो वी हैव अ काउ शेड। तो हमारे थोड़े बहुत गाय है, तो उनका जो भी है कुछ चाहिए तो वो सब देखती हूँ, खेती बाड़ी सब देखती हूँ, एक राउंड मार के आती हूँ। दैट इज माई ओनली हॉबी राइट नाउ। स्कूल कॉलेज के जो बच्चे हैं जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और खास तौर से बोल रहे हैं कि ये हमारी सांसद हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? जब भी मैं किसी स्कूल विजिट करती हूँ तो बच्चे तो जैसे कि अपनी माँ के पास कैसे आते हैं, वैसे मेरे पूरा आजू बाजू में आके खड़ा हो जाते हैं। यूजुअली जब एक विमेन सांसद को देखते हैं तो शायद वो इंस्पायर होते हैं कि मैडम लेडी होके वो यहाँ पे आई हमारे यहाँ होके, शायद वो इंस्पायर होते हैं। शायद मेरा सोच है, जैसे कि आके जब मुझसे बात करते हैं, कोई कोई ऑटोग्राफी पूछता है तो आई टेल देम आई इंसिस्ट देम लाइक यू हैव टू स्टडी, दिस इज द एज वेयर यू नीड टू स्टडी, concentrate on your studies, get into something. If you are interested in politics then come. So I do give them suggestions like you need to do something in your life. आपके स्कूल के कॉलेज के दिन के कोई अनुभव या कोई एक्सपीरियंस जो आपको लगता है कि इज इट बिन अ गेम चेंजर फॉर यू पर्सनली? नॉट एग्जैक्टली फ्रॉम माई स्कूल और कॉलेज डेज। तो जैसे कि हर लड़की जैसे पढ़ती है वैसे ही हुआ मेरा, इतना खास कुछ नहीं था। बट दिस इज अ सडन चेंज ऑफ माई लाइफ बिकॉज माई फादर इज नॉट देयर, दैट्स इट। अदरवाइज आई एम ए प्लेन नॉर्मल गर्ल who was looking after my house, my children. This was the only life I had and my world also. So अभी जैसे कि इस दुनिया में आने के बाद यू नीड टू कॉम्प्रोमाइज फ्यू थिंग्स, और किसी किसी चीज़ को पीछे छोड़ना पड़ता है। तो उसमें पहला मेरा फैमिली है, जैसे कि मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी पहला है, फिर बाद में मेरे फैमिली, तो ऑप्शंस चेंज हो गए। एज अ फर्स्ट टाइम पार्लियामेंटेरियन, कौन सा ऐसा भाषण आपने दिया जो आपको लगता है कि नहीं ये मेरा सबसे बेस्ट कंट्रीब्यूशन रहा है, और ऑल इन ऑल ये एक्सपीरियंस कैसा रहा है एक महिला फर्स्ट टाइम सांसद के लिए? फर्स्ट टाइम सांसद बना इज अ ड्रीम कम ट्रू, वेयर आई हैव लाइक, जब से मैं कैंपेन करना शुरू की थी तो मैं पीछे कभी नहीं देखी थी। जैसे कि मेरा काम था जैसे कि लोगों के सामने जाने का, मेरा जो संदेश है हमारे सीएम जी का संदेश है उनको पहुंचाने का, जो मुझे करना था मैंने कर दिया। तो फिर बाद में लोगों ने वोट करके हमें चुना, और यहाँ टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी एज एवरीबडी सेज, तो यहाँ पे आके खड़ा होना भी जैसे कि शायद बहुत बड़ी बात जी है। बहुत बड़ी बात है, और वो हमने अचीव किया। तो शायद 30 साल जब मैं घर में और बच्चों के साथ रहने के बाद फिर यहाँ पे आके मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के 15 लाख जो वोटर्स हैं उनका जो सपना है और उनके जो भी उम्मीदें हैं उनको मैं
नीचे नहीं कर सकती। तो उसी के वो सब साथ लेके मैं ये पार्लियामेंट पहुंची हूँ। तो जब भी मैं अंदर पार्लियामेंट हम लोग जाते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि कुछ बात करना चाहिए मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में। तो इसी की वजह से हम लोगों ने कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि हमने बताया कि कोकोनट ग्रोन एरिया है तो हमारे यहाँ तो बहुत ज़रूरी है वो। तो उसके बारे में मैंने भी बात किया था। तो फिर रेलवे कनेक्टिविटी। जी, कनेक्टिविटी, जैसे कि अभी हमारा 75th इंडिपेंडेंस डे जे हमने सेलिब्रेट किया है। तो 75 इयर्स में हमारे एरिया में ट्रेन की फैसिलिटी नहीं है। तो वी आर लकी टू हैव लेट बालयोगी जी, स्पीकर जी हमारे सांसद से है। और आपने उनके ही बेटे के सामने आप इलेक्शन जीत के आई हैं। जी, मेरे कंटेस्टेंट थे जी। ऑपोजिट पार्टी के। तो उन्होंने ये जो प्रपोजल की थी जैसे कि रेलवे लाइन का, तो वो अभी अधूरा है, जो कंप्लीट नहीं हुआ है। तो सब लोग बहुत आशा से मेरी तरफ देखते हैं, जैसे कि विश्वास के साथ कि मैं जाके आगे जाके वो सब अचीव करूंगी बोल के। तो इसी के लिए हम लोग भी बात करते हैं, उसके बारे में भी रेलवे लाइन के लिए भी हम लोग बात कर रहे हैं। तो और ये सब छोड़ के, जैसे कि मैं खुद एक एससी कम्युनिटी से आई हूँ, तो SC ST अमेंडमेंट बिल, हाँ, इसके बारे में मैंने बात की थी। तो बहुत खुशी है मुझे, और आई फील वेरी ब्लेस्ड टू बी इन द पार्लियामेंट टू टॉक फॉर माय पीपल फॉर देयर रिजर्वेशन। सो ये तो बहुत ही बड़ी अचीवमेंट लगता है मुझे। और युवा वर्ग के लिए कौन सा ऐसा मुद्दा है जो आपके कंस्टिट्यूंसी में बेरोजगार को छोड़ के जो युवा वहां बैठे हैं, जो शायद देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, उनको आप क्या कहना चाहते हैं? खाली मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में ही नहीं, मैं सब युवा को मेरा संदेश यही है, जैसे कि कोई लोग जैसा जितना पढ़ते हैं तो चांसेस जिंदगी में बार बार नहीं आते। तो जब चांस मिलता है तो उसको पकड़ना चाहिए, हमको उसको पकड़ के आगे बढ़ना चाहिए। तो कोई ऐसा भी रहता है कि जैसे कि मुझे यहाँ पे रहना है, यहाँ इस जगह छोड़ के मुझे कहीं नहीं जाना है, तो वो सोच छोड़ना चाहिए, बदलना चाहिए। बदलते वक्त के साथ जो मौके मिलते हैं वो मौका का स्वीकारता और उपयोगिता। 30 साल पहले चिंता अनुराधा को ज्यादा सम्मान मिलता था, या आज सांसद बनी है और अचानक से सभी सम्मान दे रहे हैं? वो भी बराबर है। जैसे कि एक बेटी और एक बहू और एक माँ और एक वाइफ, अपना अपना स्थान तो होता ही है। और अभी जो सांसद बनने के बाद ये तो अलग ही, जैसे कि जब आप 15 लाख लोगों के बीच में खड़ा होके जैसे कि आपको चुना गया, तो वो अलग ही होता है, वो अलग रिस्पेक्ट है। तो आई फील वेरी ब्लेस्ड टू बी ऑन दिस प्लेटफॉर्म विथ माई पीपल। क्या आप 33% आरक्षण के लिए संघर्ष करेंगे उन अन्य महिलाओं के लिए जिन्होंने राजनीति में आना है लेकिन वो मौका ही नहीं मिला है? बिल्कुल, उनको बिल्कुल आप खड़े हैं उन सब के लिए? जी। अंत में चिंता अनुराधा जी का क्या है लक्ष्य अपने कंस्टिट्यूंसी के लिए, महिला किसानों के लिए और प्रगति के लिए अपने कंस्टिट्यूंसी में? जब हम लोग स्टेट की तरफ देखेंगे तो हमारे ऑनरेबल CM सर, ही इज वर्किंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल। तो जैसे कि रैतु भरोसा है हमारे यहाँ, तो फार्मर्स को सेंटर से जो 6,000 मिलते हैं उसको 7,500 जोड़ के हमारे CM सर फार्मर्स को पहुंचाते हैं। तो वो विमेन फार्मर हो या मेल फार्मर, तो उनकी तो जैसे वो होता है। लेकिन सिर्फ फ्रीबी सब्सिडी सॉप्स देने से कोई आत्मनिर्भर नहीं बनता है। शिक्षा, सुरक्षा, आत्मनिर्भरता तब होती है जब आमदनी अपने आप मिलती है। जी, जैसे कि मैंने बोला कि हमारा बहुत ही रूरल एरिया है और बहुत पुअर कॉन्स्टिट्यूंसी है। तो इसके हिसाब से देखेंगे तो जो भी सब्सिडीज देते हैं या कोई भी फ्रीबीज देते हैं, तो इसको पॉइंट आउट भी नहीं कर सकते। जैसे कि कॉस्ट, द स्टाइल ऑफ लिविंग इज टू लो ओवर देयर। तो इसी हिसाब से उन्होंने, जैसे कि अगर कोई देते हैं, जैसे कि आप अगर के घर में 2 बच्चे हैं, तो हम लोग बच्चे पढ़ाने के लिए एक माँ और जैसे कि वो दो हस्बैंड एंड वाइफ दोनों काम पे जाना चाहिए। दिन भर काम करते हैं तो शाम तक दोनों को 1,000 रुपये मिलेगा।
तो 1000 रुपए में वो लोग जिएंगे या बच्चे को स्कूल भेजेंगे। तो इसको ये डिफरेंस को हम लोग थोड़ा कम करने के लिए, जैसे कि हमारे सीएम सर ने जो दो बच्चे अगर स्कूल जा रहे तो उनको 15,000 माँ के अकाउंट में डाल रहे। तो ये अम्मावड़ी स्कीम है। तो इस स्कीम से जैसे कि माँ को पैसा मिलेगा, जैसे कि अगर फादर के अकाउंट में डालेंगे तो वो पी के पूरा खराब करेंगे। तो इसलिए माँ के अकाउंट में डालेंगे तो बच्चे के लिए कुछ भी है वही देखेगी। तो बच्चे का पढ़ाई होगा, तो इसी से उनका जो सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो भी चाहिए तो शायद 1 साल में नहीं होगा, तो शायद आने वाले 5 या 10 साल में होगा। तो तब जैसे कि सोशली भी वो सोसाइटी में इक्वालिटी भी आ जाएगा। तो इसी के हिसाब से उनका फाइनेंशियल सिचुएशन भी थोड़ा डेवलप हो जाएगा। तो इसी के यही रीज़न है फ्री भी देने का वजह। तो हमारे ये तरफ से जैसे कि हमारे यहाँ ओएनजीसी भी है, तो ओएनजीसी, गेल, वेदांता, ऑयल इंडिया, बहुत सारे ऑयल कंपनीज के जो ड्रिलिंग रिग्स और वेल्स है हमारे यहाँ 200 से ज़्यादा खाली मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में ही है। तो हम लोग जब इनसे बात किए थे तो हमारे तरफ से उनको रिक्वेस्ट यही है कि अगर वो लोग अपना काम कर रहे तो उनके हमारे क्षेत्र में जो डेवलपमेंट, रोड्स या कोई स्कूल्स, बिल्डिंग्स वगैरह, तो उनके तरफ से हमारा डेवलपमेंट होना चाहिए। और जो भी लोकल युवा है उनका एम्प्लॉयमेंट भी कर सकते हैं। तो ये है मेरा मोटो। और आज तक हमारा एम भी वही था, जैसे कि उनसे बात करने में। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। घर से पार्लियामेंट, पार्लियामेंट से कहाँ, ये आपके भाग्य में ही है, लेकिन आप एक प्रतीक और एक मिसाल जरूर हैं आपके कंस्टिट्यूएंट्स के लिए और आंध्र प्रदेश की महिलाओं के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी महिला सांसद चिंता अनुराधा जी, जो आज महिलाओं के लिए एक प्रेरणा है। आज शो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और महिला सांसद और जानेंगे उनकी संघर्षों की कहानी। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। तो भाई ये हमने धारावाहिक सुना नेत्री, लेकिन मंजू जैसे तुमने शुरू में कहा, कार्यक्रम की शुरुआत आज हम लोगों ने जैसे कि बड़े गंभीर होकर तुमने कहा कि लोग अपने जिद पर अड़े रहते हैं। तो ये जो व्यवहार में लचीलापन या हमारी जो सोच है वो किस तरह से हमारे पूरे जीवन को प्रभावित करती है और हमें किस तरह से उसमें लचीलापन लाना चाहिए, ये वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे तो रेणु जी जीवन के हर क्षेत्र में जहां भी लचीलापन है वहां उसके सर्वाइवल की यानी उसके रहने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। चाहे वो हमारे सोच हो, विचार हो, चाहे हमारा शरीर ही क्यों ना हो, उसमें भी हम चाहते हैं ना कि लचीलापन बना रहे। हाँ बिल्कुल, यानी कि जिसमें लोच है वही जिंदा है, वरना तो अकड़ मुर्दे की पहचान है ना। यही कहते हैं ना कि जो जिंदा है यानी कि वही जिंदा है माना जाएगा जिसमें कि लोच है, लचीलापन है। हाँ। और उसको कहीं ना कहीं अगर हम सोचें तो एक विनम्रता से भी इसको जोड़ सकते हैं कि लचीलेपन का मतलब ही है कि आप में विनम्रता हो, आप सामने वाले का भी उतना ही सम्मान करें, समझें, उसके विचारों का, उसके व्यक्तित्व का, उसकी उपस्थिति का सम्मान करते हैं अगर हम, तो जाहिर है कि हमें झुकना ही चाहिए। बिल्कुल। तो आज हम विशेष तौर पर केवल अपनी राय और सोच में लचीलेपन की बात करते हैं, शरीर में लचीलेपन की बात कभी और करेंगे। तो अक्सर देखने में क्या आता है कि लोग अपनी जिद पर अड़े रहते हैं और राय बदलने को बिल्कुल वो तैयार नहीं होते हैं, और कुछ लोगों को अपनी राय बदलने में बहुत बुरा भी वो मानते हैं कि हम कैसे बदल लें भाई, ये तो बड़ी बुरी बात है, ऐसा वो सोचते हैं, क्योंकि वो ये भी सोचते हैं कि हमने अपनी राय बदली तो लोग क्या कहेंगे। जबकि ऐसा कई बार होता है कि कुछ वर्षों पहले तक आप जिस चीज से नफरत करते थे, यानी आपकी जो राय थी उस बारे में, अब उस चीज से आप प्यार करने लगे। कहने का मतलब ये है कि अब आपकी राय उसके बारे में बदल गई। तो जैसे चीजों के बारे में हम राय बदलते हैं तो इंसानों के बारे में क्यों नहीं बदल सकते। और कई लोग भी ऐसे जिनको आप पहले पसंद नहीं करते थे, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी घटी या कभी उन्होंने जैसे आपकी मदद की या वो आपके काम आए तो आपके विचार उनके बारे में बदल गए। लेकिन जैसे कि यहाँ पर भी तो आपने अपनी सोच को बदला ही है ना। जी हाँ, बस जरूरत है कि आप उसे देखें। ऐसे ही कभी कभी किसी शहर के बारे में भी
होता है कि हम राय बना लेते हैं, फला शहर ऐसा है, हम नहीं रह सकते, लेकिन जब आप रहने लगते हैं तब आपको पता चलता है कि अच्छा, यहाँ पर भी ऐसे लोग हैं। हाँ। फिर आपको वो अच्छा लगने लगता है। कभी कभी आप वहाँ अपना घर बना लेते हैं, स्थायी निवास बना लेते हैं। तो मतलब यही है कि अपनी राय और सोच को जकड़ कर नहीं रखना चाहिए। इससे हमारा एक विकास रुक जाता है, हम वहीं ठहर से जाते हैं। बदलाव की हवा को आने दीजिए, क्योंकि यही हवा ताजगी लाती है और यही हमारे पहचान भी है कि हम किस तरह से अपने घर के झरोखों को खोल कर रखते हैं, खिड़कियों को खोल कर रखते हैं और बाकी लोगों के राय विचार को आने देते हैं। और समस्या वही होती है जहां पर कि हम सिर्फ अपनी जो भी बात कोई कर रहा है, अपनी बहस में, अपनी बात से बस जीतना चाहते हैं। हर चीज को एक मैदान का हम कह सकते हैं कि जीत और हार का मुद्दा बना लेते हैं या जंग का मैदान बना लेते हैं। तो उसको मत बनाइए। बिल्कुल। और ये जो लोग होते हैं ना, जो जीतना चाहते हैं, बहस को जीतने की सोचते हैं और अपनी राय पर अड़े रहते हैं, तो वो कई बार हंसी का पात्र भी बन जाते हैं। और वो ये सोचते हैं कि भाई हम तो अपने क्षेत्र के माहिर हैं, हमें कौन हरा सकता है। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि कई लोग हैं जो उस क्षेत्र के उनसे भी ज्यादा माहिर लोग हैं, और जब उनसे सामना होता है वो तिल मिला जाते हैं और सोचते हैं कि अरे ऐसा कैसे हो गया कि मुझसे ज्यादा ज्ञान वाला या ज्यादा समझदार व्यक्ति आ गया। तो होता क्या है कि जब वो ज्यादा ज्ञान वाला व्यक्ति उनके सामने आता है तो वो उनके बारे में नकारात्मक बातें महसूस भी करने लगते हैं, सोचने लगते हैं, उनसे दूरी बनाने लगते हैं। यानी कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि वो ये सोचते हैं कि जिस क्षेत्र में हम जितने आगे हैं उतने बने रहे, हमसे आगे अगर कोई व्यक्ति आ जाए तो ये बात उन्हें ठीक नहीं लगती है, और यहीं से समस्या की शुरुआत होती है। बिल्कुल, ये बात भी है। हो सकता है कि उस विषय में हम महारत हमें हासिल हो और हम जीत भी जाएं, या हम ऐसा तर्क रखें कि हमारी बात से सब लोग सहमत हो जाएं। लेकिन अगर हम जिद पर अड़कर या एक अकड़ के अंदाज में अगर उसको रखते हैं तो भी हंसी का पात्र बनते हैं। जी। जरूरी नहीं कि आप बहुत ज्ञानी हो, बहुत अच्छे हो, लेकिन अगर अपने जिस अंदाज में बात को रखा, लचीलेपन अगर विनम्रता नहीं है आपके कहने में, तो वो भी पता चल जाता है आपके व्यवहार से। और अगर आप तर्क में जीत भी जाएं तो एक तरह से हार होती है, यानी कि लोग आपको उतना पसंद नहीं करते। तो आप क्या चाहते हैं, वो सिर्फ अपनी बात को जीतना या लोगों के दिल को जीतना? बिल्कुल, तो ये निर्भर करता है ना। हाँ, ज्ञान के साथ साथ अगर विनम्रता भी हो तो दोनों चीजों का जो मेल होगा, संयोग होगा, वो एक बहुत ही उत्कृष्ट मेल होगा। तो यदि हम समझ ले कि दूसरों के पास भी उसकी अपनी निजी राय है और वो भी अपनी राय के लिए स्वतंत्र है, तो फिर बहस की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हमें ये बात याद रखना चाहिए कि हर पल जीतने की इच्छा को खत्म कर देना भी सबसे बड़ी जीत होती है। इसलिए हर बहस को जीतने की लालसा त्याग दे और कुछ दूसरों को भी मौका दे। बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये भी होता है कि कुछ लोगों को कुछ इस तरीके के गुण मिले होते हैं जन्मजात, ताकि वो अपनी बात को बहुत अच्छे ढंग से जमा कर रख पाते हैं। और लेकिन फिर धीरे धीरे उन्हें जब ये एहसास हो जाता है तो वो ऐसा जताते हैं मानो उन्हें दुनिया के बारे में सब कुछ मालूम है और खुद पर को ही इतना ज्ञानी मानने लगते हैं। फिर ऐसा होता है कि वो किसी और को, किसी की उपस्थिति को सम्मान नहीं दे पाते या उसको नकार देते हैं। फिर धीरे धीरे ये होता है कि उतनी सफलता नहीं पाते, जबकि और भी जो लोग हैं वो शायद ज्यादा आगे बढ़ जाते हैं, जो कि जिन्हें कि वो खुद औसत दर्जे का मानते हैं। यदि कई बार ऐसा होता है ना कि वो स्मार्ट दिखते हैं लेकिन फिर भी वो सफल नहीं हो पाते। लेकिन कोई एक औसत दर्जे का आदमी होता है जो उसकी बोलचाल भी बड़ी औसत दर्जे की होती है, लेकिन जब जीवन में सफलता की बात आती है तो वो बहुत आगे बढ़ जाते हैं। इसका कारण ये है कि उनके विचारों में लचीलापन है, कि जो नई चीज आती है वो उसे अपनाने के लिए तैयार रहते हैं, या नए विचारों का वो सम्मान करते हैं, या केवल अपने विचारों को ही सर्वश्रेष्ठ न समझ करके दूसरों के विचारों की अहमियत क्या है उसे वो जान पाते हैं, तब वो आगे बढ़ पाते हैं। तो ऐसे लोगों की सफलता को देखकर हमें आश्चर्य तो होता है, और ये आश्चर्य इसलिए होता है क्योंकि हम केवल बातों से इंसान का मूल्यांकन करते हैं, जबकि मूल्यांकन हमें उसके कार्यों से करना चाहिए। और व्यक्ति को हमेशा एक विद्यार्थी की तरह होना चाहिए जो हर एक की बातों को ध्यान से सुने, समझे और जाने, तभी हमारा मस्तिष्क स्वीकारने के लिए तैयार होगा। अगर आप हमेशा ज्ञानी और प्रोफेसर समझेंगे अपने आप को, तो हर क्षण अपने आप को सिद्ध करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, और यही बात जो है तकलीफदेह होगी। बिल्कुल तकलीफदेह होगी। और इसमें भी एक छोटा सा, बहुत जैसे कहते हैं ना कि बाल के बराबर फर्क है बस। एक गर्व होना अपने ऊपर और एक अहंकारी होना। गर्व तब तक है जब हम ये सोचे कि हाँ हम बोलने में बहुत अच्छे हैं, या हम किसी भी विधा में हो सकता है हमारे बोलने की शैली बहुत अच्छी हो, या हो सकता है कोई भी काम हो सकता है बहुत अच्छी गृहिणी हो, कुशल
पाक मतलब वो करने वाली हूँ, अच्छे अच्छे व्यंजन बनाने वाली हूँ, तब तक अच्छा है कि हाँ, बहुत अच्छा खाना बनाते हैं या बहुत अच्छी ड्राइंग करते हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब आप ये सोचते हैं कि हमसे अच्छा कोई नहीं करता, बस यहीं पर आपका अहंकार आ जाता है। यानी कि आपने अपने आगे के सारे दरवाजे बंद कर लिए और आपने अपने आप को सर्वोच्च पर बैठा लिया, उच्चतम शिखर पर बैठा लिया। तो अब आपको देखना है कि आप क्या चाहती हैं। हाँ, बिल्कुल, अपने दिल के जो खिड़की दरवाजे उन्हें खोलिए, ताजी हवा आने दीजिए, और विचारों की जो हवा आती है वो हमें ताजगी देती है, हमारे विचारों को ताजगी देती है, हमारे मस्तिष्क को ताजगी देती है और आगे बढ़ने में सहायक होती है। इसके साथ साथ एक बात और है कि हो सकता है कि कभी कभी सामने वाला कुछ गलत भी बोल रहा है, हो सकता है आपको मालूम है, लेकिन क्या जरूरी है कि आप उसको ये एहसास दिलाएं कि तुम गलत बोल रहे हो? कभी कभी उसको सही बताने का तरीका अलग होता है, वो तरीका हम अगर अपना कर बताएंगे तो इसमें आपका बड़प्पन दिखाई देगा। तो कुछ ऐसी सारी चीजें हैं, यानी कि आप उसके विचारों को पहले सम्मान दें और फिर धीरे से बताएं कि ये ऐसे नहीं ऐसे है। तो कुछ ये तरीके अगर हम अपना लेते हैं तो हमें लगता है कि आसपास एक खुशनुमा वातावरण हम बना सकते हैं, है ना? और अभी अभी आपके दिमाग में एक विचार आया रेणु जी की, चलो अब गाना सुनते हो, देखिए उस विचार को मैंने पहचाना। चलिए सुनते ही ये गाना। सुन मन के मीत मोरे प्रेम
मंजू हम लोगों ने सुन लिया, वाकई बहुत प्यारा है। लेकिन अगर जिंदगी जैसे हमने खुशनुमा बनाए रखने की बात की, तो हम लोग बराबर जैसे कह रहे हैं कि कोरोना के समय जो चीजें हैं, साबुन से हाथ धोना, मास्क पहनना, बाहर से आकर चप्पल बाहर रखना, ये सारी चीजें हैं। ऐसा नहीं लगता कि इसको हमें अपनी आदत ही बना लेना चाहिए? हाँ, बिल्कुल बना लेना चाहिए, क्योंकि ये जो आदतें हैं ये तो हमेशा ही हमारे लिए फायदेमंद है, चाहे कोरोना रहे या चला जाए। लेकिन उसके बाद भी अगर इन आदतों को हम अपनाए रखेंगे तो दूसरे और भी कई सारे वायरस, बैक्टीरिया हैं, उनसे हम बचे रहेंगे। यानी कि हम घर का खाना खाएं, कोशिश करें कि जरूरत नहीं है तो घर के बाहर ना जाएं, अगर निकल रहे हैं तो एहतियात रखें कि आप मास्क जरूर पहनें, और उसके साथ साथ लौटने के बाद बिल्कुल। पुराने समय में भी रेणु जी आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ ये परंपरा थी कि जो भी व्यक्ति बाहर से आता था, पहले वो बाहर ही खड़ा रहता था और एक व्यक्ति जाकर के लोटे से पानी डाल करके उनके हाथ और पैर धुला देता था। तो यानी कि हमारी तो ये शुरू से परंपरा रही है स्वच्छता के बारे में। तो क्यों ना हम फिर से उसी आदत को अपना ले कि घर में आते ही सबसे पहले आप बाथरूम की तरफ जाएं और हाथ और पैर अच्छे से धोएं, और उसके बाद अपनी किसी दूसरी चीज को छुए, तो आप अनेक बीमारियों से बचे रहेंगे। और इसके साथ साथ जैसे कि बार बार हम कहते रहते हैं लेकिन फिर याद दिला देते हैं, कोई चाबी आदि आप अगर आप लेकर गए हैं बाहर, जो भी चीज है, कोशिश तो करें कि अनावश्यक सामान बाहर लेकर न जाएं साथ में। और पैसे का लेन देन भी हो सके तो कम से कम करें। थोड़ा बहुत जो पैसा अगर बचता है किसी सब्जी वाले के पास, रिक्शे वाले के पास, तो ना वापस लें तो बेहतर है, क्योंकि उनकी भी रोजी रोटी थोड़ी कम चल रही है। तो 2-4 रुपए अगर आप छोड़ देंगे तो आप भी सुरक्षित रहेंगे और वो भी बहुत खुश हो जाएंगे। तो छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखें। सामान फालतू के ज्यादा मतलब कोशिश ना करें कि बार बार आपको बाजार जाना पड़े, कोशिश करें कि एक साथ सारा सामान लेकर आ जाए। तो ये छोटी छोटी चीजें जो बराबर आप सुन रहे हैं उसका ध्यान रखें, और सरकार जो कह रही है उसका पालन करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और इसी के साथ आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। अब इजाजत दीजिए आप सभी को। मंजू द्विवेदी और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। सखी सहेली। सखी सहेली।